हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीन्स संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे पॉलिंग। कौन? लिनियस पॉलिंग। तो पॉलिंग महोदय ने ये बताया था, इसके जो पॉस्टुलेट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हुए थे कि उपसाह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लीगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो लीगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है और उतनी संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है जितनी संख्या में वहाँ पे लीगेंड उपस्थित होते हैं, लीगेंड जितनी संख्या में डोनेट लोन पेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका ये था कि जो लीगेंड होते हैं उस लीगेंड में जितनी संख्या में वो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं उतनी ही संख्या में वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आधार पर हम उसकी ज्यामिति का निर्धारण करते थे कि भाई वो कैसी होगी, किस आकृति की होगी, इसका निर्धारण हम आप करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया था यदि n-1 डी कक्षक उसमें प्रयुक्त होता है तो उसमें संकरण dsp2, d2sp3 और dsp3 ये मिलते थे। और यदि n-1 डी कक्षक उसमें यूज नहीं हो रहा है, उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे कहते थे वहां संकरण जो होगा वो sp3, sp3d या sp3d2 होते थे। इस तरह से जो संकरण हमको मिलते थे, अगर वो n-1 डी कक्षक वहां पर यूज हो रहा है तो उसे हम कहते थे आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल। और अगर वो बाहर अर्थात ND वाले कक्षक उसमें यूज हो रहे थे तो उसे हम कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल। ठीक, ये चीजें आपको बताई थी। इसके बाद में मैंने आपका जो अगला पॉइंट ये बताया हुआ था कि लीगेंड और जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, वो जब आपस में अटैच्ड होते हैं तो उनके बीच में उपसाह संयोजक बंध बनता है, उनके बीच में उपसाह संयोजक बंध बनता था। लीगेंड की ये प्रोबेबिलिटी होती है, लीगेंड की ये प्रियोरिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्रिएट करे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाए ना। तो ये थे इसके पास्टुलेट जो आपको बताया गया था। अब पास्टुलेट के बाद मैंने एक दो एग्जाम्पल भी आपको दिखाया था। आज मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से एक बार आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दो चार एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और दो चार आपको आपके लिए रहेगा जो आपको खुद करना है, ठीक है ना। और फिर हम इसकी कुछ कमियों के बारे में भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो है CFT, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि जो कहा गया था स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग लीगेंड जो होता है वो हुंड नियम का पालन नहीं करता है, हुंड नियम के विपरीत वर्क करता है। और इसके बाद जो वीक फील्ड होते हैं वो आपके बताया जाता है वो हुंड के नियम के पालन करते हैं, वो हुंड का नियम पालन करता है। तो इसमें है क्या, आइए चेक करते हैं। पहले जैसे मुझे कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया तो उस कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए पहला अगर हमको दे देता है FeCl का होल 6 पे 4 नेगेटिव ना, ये दिया गया। और इसका हमें क्या करना है अब भाई, इसके VBT के अनुसार हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, ध्यान रहे पहले सबको। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, और साथ साथ आप इसके बस इतनी और मैग्नेटिक मूवमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, बट इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, कहीं कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे। हालांकि चलिए इसको भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे जैसा रहेगा वहाँ बता दिया जाएगा आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। और एक होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इतनी
बातें आपको डिस्कस करनी है CFT और VVT को लेकर के ना। दोनों में आप दिखा सकते हैं। CFT में थोड़ी सी चीज़ें आपको कही जाएंगी, वहाँ आप उसका निर्धारण नहीं करेंगे, जैसे कि एक हाइब्रिडाइजेशन को वो नहीं बताता है, CFT हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है, बस बाकी सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका। सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड करना चाहें तो जो यहाँ लिगेंड दिए गए हैं वो एक दंती लिगेंड है। कैसे हैं? एक दंती लिगेंड है। और एक दंती लिगेंड का अर्थ ये होता है कि वो केवल एक उपसहसंयोजक बंध बना पाएगा। तो जितने संख्या में उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, जितनी संख्या में उपसहसंयोजक बंध बनते हैं वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर CN जो है वो क्या है? एक दंती लिगेंड है, अर्थात मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसकी संख्या 6 है। यहाँ पे 6 गुणे 1 यानी कि इसमें 6 आ गया। अब चूंकि यहाँ 6 लिगेंड लगे हुए हैं, अब 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गई। दूसरा काम क्या करना है मुझे? दूसरा काम मेरा ये है कि हमको ये बताना है इनमें इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा पहले वो दिखा लेते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे Fe का वो हमने कंसीडर कर लिया x, और इस CN को -1 आप जानते हैं 6 × -1 हो गया। इसके ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल लगा दिया, x - 6 = -4, x इक्वल हो गया -4 + 6 = +2। ये मिल गई आपको x की वैल्यू, ठीक है ना। जब ये x आपको मिल गया, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाना है, जब इसमें मिल गया तो हमें Fe के ऊपर चार्ज पता चल गया। तो भाई Fe का एटॉमिक नंबर सबको पता है। सबसे पहले आप जनरल इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो सभी को पता है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 and 4s2, ये मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर मैंने 2 प्लस लगा दिए क्योंकि भाई 2 प्लस आया हुआ था। अब मुझे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो सब कुछ ये रहेगा, बचेगा यही वाला 3d6, आगे में 4s0 4p0 लिख सकता हूँ, आवश्यकता पड़ी 4d0 भी लिख सकता हूँ। अब देखिए जब आप ऐसा करते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर 3d6 आ गए। चलिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते हैं। ये मैंने d ऑर्बिटल बना दिया, d ऑर्बिटल हो गया, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल हो गया। क्योंकि आपको पता है ना कि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, आने वाले लिगेंड जो हैं, जो उसमें उपलब्ध लिगेंड हैं, उनके लिए खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है। तो खाली कक्षक इसके पास रहते ही, ठीक है ना। तो यहाँ चीजें आपको ये समझाई जा रही हैं कि जो खाली इलेक्ट्रॉन है और जो खाली कक्षक है वो भी आपको इसको दर्शाए जाएंगे। अब आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से डी सेक्शन में भरते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन हम आप फिल कर रहे हैं, इस तरह से भर दिया हमने कुंडी के नियम के अनुसार। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि CN आ रहा है। CN जहाँ पे कार्बन डोनर हो, नाइट्रोजन डोनर हो, वो ये कहा जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव कर रहा है। हालांकि ये कोई 100% परफेक्ट रूल नहीं है, लेकिन मेनी मोर एग्जांपल्स आपको इस पर बेस्ड मिलेंगे, है ना। तो यहाँ CN जो है मेरा वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये चीजें क्या होंगी इधर, मतलब ये हुंड के नियम के विपरीत काम करती हैं। जब ये हुंड के नियम के विपरीत काम करेंगी तो आएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये वाला यहाँ पे ऐड हुआ और ये वाला यहाँ पे ऐड हुआ। जब ऐसा हुआ भाई अब आप देखिए इनके ऑर्बिटल में ये पेड़ होगा ऐसे। अब देखिए चूंकि अब ये जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स करेंगे, आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद फिर यहाँ पर संकरण, अर्थात उसका संकरण वही तो निकालते थे जितनी संख्या उसकी ज्यामिति आप बता देते कि कैसे होगा, उसका संकरण क्या आएगा, संकरण के आधार पर ज्यामिति कर देना। तो कितने लिगेंड थे आपके पास, 6 लिगेंड थे। ऑर्बिटल कितने खाली दिख रहे हैं, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो मिला के 6 हो गए। तो भाई ये 6 ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड हो गए। ये बाकी आपका 3 ऑर्बिटल यहाँ पे रिमेन्स है जो कि फुलफिल है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ 6 एक रीजनरेट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन आप यहाँ कर देते हैं, जहाँ पर साइनाइड आपका लिगेंड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होगा। ठीक है, ये ऐसे आपको बनाना है। ठीक, ये होगा। अब आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है हमें। सबसे पहले इसका देखिए कि कौन कौन से कक्षक इसमें इन्वॉल्व हुए। भाई बी के दो हो, एस के एक, पी के तीन, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मुझे मिल गया इसका आंसर D2sp3। अब आपको ये पहले इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर ऐसा होता है, ये हाँ, अगर इसमें आता है कि D2sp3 या sp3D2 आता है तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा अष्टफलकीय होगी, ये बताया जा चुकी है। तो यहाँ पर मिला क्या, अष्टफलकीय, जिसको आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, अष्टफलकीय। अब मैग्नेटिक बिहेवियर पे आते हैं। बिहेवियर क्या है इसका, मैंने आपसे बताया है कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन संतृप्त होने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, युग्मित आते हैं, और जब युग्मित आते हैं तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ये है प्रतिचुंबकीय। ठीक, अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम आप फाइंड करते हैं वो म्यू से, और इसका फार्मूला होता है n × n+2 और आगे Bm, बोर मैग्नेटोड। और जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो क्या आपको यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहे हैं, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो जब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है तो आप ये कहोगे कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, चुंबकीय आघूर्ण इसका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका जो है वो 2s+1 से निकालते हैं, जहां s अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जो स्पिन क्वांटम संख्या को बताता है। तो आप यहाँ देखिए, अगर भाई एक ऊपर है एक नीचे है तो टोटल 0 आ गया, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, दोनों जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर s का मान जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, 2 × 0 + 1 मिला के कितना आएगा, 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आई, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आया, बिहेवियर इसका प्रतिचुंबकीय आया, दैट मींस डायमैग्नेटिक, ज्योमेट्री इसकी अष्टफलकीय जिसको आप ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको, कहीं कुछ कंफ्यूजन अगर आपको लग रही है तो जरूर बताएं। ठीक है, तो देखिएगा सब लोग एक बार पहले इसको और नोट डाउन करिए अपनी नोट्स में बढ़िया से। कुछ अगर डाउट्स रहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, फिर मैं आगे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको सभी लोग। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। अब अगले पे एक और एग्जांपल सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप, उसके बाद फिर दिखाएगा। अब इसको डाल देता हूँ यहाँ पर, ये सारी चीजें कर गई इसको भी। चलिए देखिए, इसमें जो आपके पास है एक अगला एग्जांपल लेते हैं, दिखा देगा, ध्यान देते हैं। अगला एग्जांपल आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, चलिए COH2O का होल 6 पे 3 पॉजिटिव, ये आ गया। आपको ये पता है कि H2O एक उदासीन लिगेंड होता है और इसके ऊपर 3 प्लस है, इस कंपाउंड के ऊपर 3 प्लस लगे हुए हैं। हाँ, तो H2O कैसा है, एक उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड होने के कारण से ये कहा जाता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आए। ऑक्सीडेशन नंबर जब इसका 0 आया तो अब आप देखिए इसका H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया होगा, 6 × 0 = +3, यानी कि CO का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +3 आ गया। और H2O यहाँ पर जो है वो एक दंती लिगेंड वो भी है, तो भाई टोटल संख्या इसकी कितनी है, यहाँ पर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही यहाँ है। अब देखना ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इस बार, क्योंकि 6 तब भी था, अब की बार भी 6, लेकिन D2sp3 आएगा या sp3D2 आएगा। आइए चेक करते हैं।
सबसे पहले CO के ऊपर आपने निकाला, +3 चार्ज आया, CO का आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 27 क्रमांक होता है। आउटर मोस्ट सेल का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, 3d7 4s2 आया। CO3 पॉजिटिव का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो 3d6 4s0 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से निकला है, 1 यहाँ से निकला है। आगे आप यहाँ पर 4p0 4d0 भी यूज कर सकते हैं। अब 3d6 को हमने यहाँ पे d ऑर्बिटल बना दिया, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल मेंशन किया और 4d ऑर्बिटल भी मेंशन कर दिया इस बार। चलिए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल करते हैं हम। आप 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेड़ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई इसके अंतर्गत आएगा ये H2O कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? कुंड के नियम का पालन करता है, इसलिए यहाँ पेड़ नहीं होगा। और जब ये पेड़ नहीं होगा बचे कौन? ये वाले सब बचे। कितने लोग को सेट करना है? 6, 1 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, मिला के ये 6 ऑर्बिटल आपको दे देंगे। और 6 ऑर्बिटल आपको ये दे रहे हैं, इस कंडीशन में ना, देखिए यहाँ पर एक H2O, ऐसे H2O आपने अटैच कर दिए, H2O लगा दिया आपने यहाँ पे भाई, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये सभी को आप ऐसे नोट कर लीजिए। ये देखिए आपने ये नोट कर लिया ऐसे। अब आप देखिए इसकी सारी जो खूबियाँ हैं वो बताते चलते हैं। आप बताइए पहले, ये किसका था? S का था। ये किसका है? P का है। और ये दोनों D के हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया? sp3d2। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? sp3d2 लिखेंगे इस बार। आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या, मैंने आपको किसी पॉइंट बताया था VBT वाले में, यदि n-1d कक्षक यूज नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो संकुल मेरा होगा वो क्या कहलाएगा? आउटर, मतलब कि बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल। इसके पहले जो था वो आंतरिक था, क्योंकि उसमें 3 के यूज हो रहे थे, यहाँ देखिए 4, n-1 वाला नहीं यूज हो रहा। n-1 वाला जितने n थे उससे एक कम वाला, और यहाँ उतने ही n है। ठीक है, चलिए ये हो गया। sp3d2 मिल गया। ज्योमेट्री इसकी तभी स्थल की है। मैग्नेटिक बिहेवियर अब ये चेंज होगा, क्योंकि इस बार कैसा ये अयुग्मित है, और अयुग्मित होने पर इसका नेचर आता है अनुचुंबकीय का। कैसा आता है? अनुचुंबकीय का। ठीक, फिर इसके साथ साथ आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। कितने? 4 आ रहे हैं। और जब 4 इसमें आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 4 आप यहाँ n के स्थान पे रखेंगे तो 4 + 2 6 हो गया, 6 × 24, √24 इसका मूवमेंट आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी वो देख लेते हैं भाई। आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, मिला के कितने हुए? 2 हो गए। सबको जोड़ना है। आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, मिला के कितने हुए? 2 हुए। आधा धन आधा धन आधा धन आधा, 4 बार। तो जब आप ऐसा करते हैं तो कितना आ गया? S का मान 2 आ गया। तो 2 × 2, 2 × 2 धन 1, क्या आ गया? 5 की इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल गई। आपने बताया कि ये कैसा था? इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स? तो आपने कहा आउटर कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से आप यहाँ पर VBT पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसका सलूशन निकाल सकते हैं। अब आज जो हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे वो ये है कि इनकी क्या लिमिटेशंस है, मतलब VBT की लिमिटेशन क्या है। तो VBT का लिमिटेशन बताया यही जाता है, ध्यान से सुनना है, इससे बहुत विशेष तो नहीं है। VBT ये कहता है कि भाई हम अधिकांश, मतलब ये उपसहसंयोजक बंधों के उपसहसंयोजक यौगिकों के द्वारा अधिकांश गुणों की व्याख्या कर लेता है, लेकिन ये उनके रंगों की व्याख्या नहीं कर पाता। इसके बावजूद भी कुछ इसके और भी अपवाद हैं, जैसे देख लेते हैं। बस इसलिए ये बताना है कि ये रंगों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आपको दिए जा रहे हैं इनका रंग कैसा आएगा ये, और साथ ही साथ ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते हैं किसकी? इस मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें जो लिमिटेशन इसके दिखाए जाते हैं।
मतलब इस रूल के जो एक्सेप्शंस हैं, पहला एक्सेप्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, एम एन यहाँ पर सी एन का होल 6 और -3 चार्ज। दिख रहा नहीं दिख रहा? एम एन सी एन का होल 6 -3 चार्ज। आप देखिए ये कैसा कंपाउंड है भाई, ये CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Mn का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 24 होता है, सॉरी 25 होता है। इस पर जो चार्ज आएंगे +3 आएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको जल्दी से इसे मैनुअली बता देता हूँ। Mn पे 3 पॉजिटिव आए और इसका जो आउटर मोस्ट सेल मुझे मिलेगा वो 3d4 का मिलेगा, 3d4 4s0 4p0 ऐसा आगे। अब आप देखिए जब इसके मैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूं ऐसे, बाकी सब पैकेट है जो आपको बता रहा है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा बिहेव करता है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा बिहेव करता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा बिहेव करता है तो ये दोनों पेड हो गए, ये दोनों पेड हो जाएंगे। अब पेड होने के बाद यहाँ पे 3 d ऑर्बिटल रिक्त हो जाएंगे, 3 d ऑर्बिटल रिक्त हो जाएंगे। और जब 3 d ऑर्बिटल रिक्त हो जाएंगे तो d3 हो जाएगा, अगला एक s का मिलेगा, फिर अगला 2 p का मिल जाएगा, क्योंकि छाई लिगेंड आपको भरने हैं। तो D3sp2 अभी तक ऐसा कोई भी हाइब्रिडेशन पेयर नहीं है, इसलिए ये प्रूव किया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित ना होकर के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित होता है और वो इस तरह से दिखाया गया ऐसे। और ये बातें निर्धारित की गई इसके मैग्नेटिक मूवमेंट से। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जो आ रहा था वो 8 आता था, √8 आ रहा था जब इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, है ना। और साथ ही साथ इसकी जो यहाँ पर ज्योमेट्री बताई गई थी वो भी अष्टफलकीय निर्धारित की गई, और नेचर इसका जो आया था वो मैग्नेटिक नेचर जो इसका बताया गया था वो पैरामैग्नेटिक आया था। तो ये सारे प्रॉपर्टीज की वजह से ये कहा जाता था कि यहाँ ये इसका एक एक्सेप्शन होता है, एक इसका ये अपवाद होता है, ठीक है। अब दूसरा जो इसका है लिमिटेशन में वो ये है कि SCN नेगेटिव, ये भी देखिए अगर इसमें नाइट्रोजन डोनर हो जाता था तो भाई स्ट्रॉन्ग के जैसा, सल्फर तो वीक के जैसा, ये उभयदंती लिगेंड है। और उभयदंती लिगेंड के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ये हमेशा हुंड के नियम का पालन करता है। किसका? हुंड के नियम का पालन करता है। भाई इसको करना चाहिए था, ये अगर डोनर है तो स्ट्रॉन्ग के जैसा, सल्फर अगर डोनर है तो भाई वीक के जैसा। लेकिन ये क्या करता है, ये एक उभयदंती अर्थात इसमें इसके कोई कंपाउंड अगर मिलते हैं, इसके कोई कंपाउंड मिलते हैं भाई, चूंकि ये लगा है अगर वहां पे तो ये केवल इसमें कभी भी मान के चलिए कि यहाँ उसकी पेयरिंग ये नहीं कर पाता, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, ठीक है। इतनी बात समझे। तो सीधा सीधा आपको ये बताना है कि संयोजकता बंध सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो कुछ गुणों की तो व्याख्या करता है, लेकिन उपसार संयोजन यौगिकों के रंगों की, मतलब उस यौगिक के रंग क्या होंगे और कुछ उनमें अस्थायित्व का निर्धारण ये सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इनका जो चुंबकीय व्यवहार होता है और चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका भी ये उपयुक्त निर्धारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत के संशोधन के लिए एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, वो था CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट डे पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप मेनी मोर एग्जाम्पल्स जो आपके सेट में दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व करिए। ध्यान रहे कि आपको होमोलिटिक संकट ढूंढना है, और जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर आते हैं वो चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करें अपने मित्रों के साथ, और जो भी नए व्यूअर्स रहें वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं जो ऐसे बना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर अगली बातें इसके आगे की जो होंगी वो अगले वीडियो में हम आपसे करेंगे। सभी को ये ध्यान जरूर देना है कि जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से कॉपी करेंगे
और उससे 2-3 बार रिवाइज भी करेंगे, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए।